लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल्स ऑर्डर, उसके अगेंस्ट में जो एडवांस रिसीव हुआ था उसको हमने एंट्री किया था, और उसके बाद हमने एक डिलीवरी चालान बनाया था, सेल्स चालान, तो उसकी ट्रांजेक्शन हमने की थी। तीनों एंट्री में एक बार आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले हमने एक सेल ऑर्डर बनाया था यूएन मशीनरीज का। तो उसमें हमने जैसे हमारे पास सेल ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है, एक्चुअली में सेल ऑर्डर क्या होता है, जो ऑर्डर हमें रिसीव होता है किसी पार्टी से और हमें उसके अगेंस्ट में गुड्स की सप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर जो सेल ऑर्डर हमें रिसीव हुआ वो वॉशिंग मशीन और टेलीविजन के लिए था, तो हमने यहाँ पर सेल्स ऑर्डर की एक एंट्री पास कर दी। ठीक है, इसके अगेंस्ट में हमें एडवांस मिला 50,000 रुपीज का, तो एडवांस की भी मैं आपको एंट्री बताता हूँ। एडवांस रिसिप्ट की एंट्री भी चढ़ाई है हमने, और ये हमने एडवांस रिसिप्ट की एंट्री चढ़ाई है। और हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको एडवांस रिसिप्ट की एंट्री चढ़ाया, तो ये जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट कर रहा है एडवांस। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि अगर सेम मंथ में, यानी अगर जुलाई में एडवांस रिसीव हुआ और जुलाई में बिल बन जाता है, तो फिर आपका एडवांस का कोई यूटिलिटी रहता नहीं है। उस केस में आपको एडवांस के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करना है, जो कि हमने लाइबिलिटी की एंट्री की नहीं कल। सिर्फ एडवांस रिसीव करने की एंट्री की, लेकिन हमने कोई टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं किया हमारा। तो हमने स्टैट्यूटरी जनरल में जाकर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं की, क्योंकि अभी हमें वेट करना है कि हो सकता है सेम मंथ में हमें इनवॉइस बना दें, हम गुड्स की सप्लाई कर दें। तो आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और ये हमने एडवांस की एंट्री की थी एक, और उसके बाद आपको एक एंट्री हमने यहाँ पर डिलीवरी नोट में किया, चालान में, यानी हमने माल भेज दिया पार्टी को सेम डे। तो ये चालान बनाया हमने, क्योंकि माल भेज दिया लेकिन बिल नहीं बनाया हमने। तो जब आपका गुड्स मूवमेंट कर लेते हो आप, लेकिन इनवॉइस नहीं बनाते हो, तो उस केस में चालान बनता है। देखिए टेक्निकली आपको ये चीज मैं बताता हूँ कि मेरे पास अभी अभी एक क्लाइंट का क्वेरी भी था कि हम लोगों के यहाँ से गिट्टी निकलता है, मतलब क्रशर प्लांट है और वहाँ गिट्टी बनती है और गाड़ियाँ निकलती रोज की, 60 से 70 ट्रकें वहां से गिट्टी लेके निकलती है और वो अलग अलग एरिया में जाती है। ओके, तो वो पार्टी का ये कहना था कि वो लोग किसी तरह का कोई चालान या ई वे बिल वगैरह नहीं बनाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाते हैं। कंसोलिडेटेड इनवॉइस का मतलब होता है कि जैसे 4-5 दिन तक का जो भी ट्रांजैक्शन या पूरे महीने भर का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, उसका एक इनवॉइस बना के पार्टी को दे दिया। मान लो किसी पार्टी को 10 गिट्टी गई, 10 गिट्टी की ट्रकें गई, तो 10 ट्रकों का एक ही बिल बना दिया। तो उनका ये कहना था कि क्या हम सही हैं? तो यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान देना, जीएसटी लॉ में ये नियम है कि अगर आप गुड्स का मूवमेंट करते हैं, तो आपको कोई ना कोई मूवमेंट का डॉक्यूमेंट, एविडेंटरी डॉक्यूमेंट होना उस गुड्स के मूवमेंट के साथ जरूरी होता है। ठीक है, ई वे बिल का जो नियम है वो 50,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू के गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी 50,000 से ऊपर पर ई वे बिल चाहिए होता है। तो वो कहते हैं कि हमारा तो हम गिट्टी की वैल्यू जो है वो 50,000 से नीचे ही रखते हैं, मतलब हर गाड़ी का वैल्यू के अंदर जो वैल्यू होता है वो 50,000 से नीचे रखते हैं। चलिए, ई वे बिल की जरूरत नहीं है, लेकिन चालान की जरूरत जरूर होती है, क्योंकि जब ऐसा केस होता है, जब आप रेगुलर बेसिस पे किसी को सप्लाई कर रहे हैं, डेली सप्लाई जब हो रही है, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। जीएसटी में ये प्रोविजन होता है कि जब कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है गुड्स की, और उसका जो इनवॉइस है वो आप कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में आप एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पर आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, यानी आप उसके एक अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, और वो एक एक टाइम पीरियड के बाद आप सारी की सारी सप्लाई का एक ही स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये वो केस है, जैसे कि हमारे घर में दूध वाला आता है, रेगुलर दूध देता है, लेकिन रोज हमें बिल ला के थोड़ी दे रहा है, वो तो एक महीने भर का बिल एक साथ बना कर देगा, तो वो कंटिन्यूस सप्लाई का एग्जाम्पल होता है। उस केस में ये हो सकता है कि आप इनवॉइस उन सारी सप्लाई का एक साथ बना सकते हो, एक अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो एक टाइम पीरियड के बाद। लेकिन गुड्स के मूवमेंट पर अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है, टैक्सेबल गुड्स है, तो 5% टैक्सेबल है, तो ऐसे केस में आप गुड्स के मूवमेंट पर जरूर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेंटेन करें, यानी आपको वहां डिलीवरी चालान बनाना ही पड़ेगा, और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। चालान बुक आपको चालान के साथ गुड्स का मूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप विदाउट चालान या विदाउट एविडेंटरी प्रूफ आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में वो मूवमेंट आपका रिस्क एसोसिएट करता है, क्योंकि वो मूवमेंट वैलिड मूवमेंट नहीं माना जाता, टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई उसके अगेंस्ट कर सकता है। तो ऐसे केस में डिलीवरी चालान क्या होता है, जब आप गुड्स भेज रहे हो तो आपको चालान बनाना पड़ेगा, कंपलसरी, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। जब इनवॉइस नहीं बना रहे हो, बिल नहीं बना रहे हो, तो चालान बनाना पड़ेगा। बिल बना रहे हो तो चालान बनाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, बिल या चालान दोनों में से एक चीज होना चाहिए, और दोनों पर फिर अगर वो 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है तो फिर ई वे बिल भी बनता है। जैसे इस केस में देखिए,
8,02,000 रुपए का माल भेज रहे हो तो ई वे बिल बनाना भी कंपलसरी होता है अगर आप मूवमेंट कर रहे हो गुड्स का, तो राइट। तो ये आपका डिलीवरी चालान हो गया। अब हम ये 3 एंट्री हमने लास्ट क्लास में किया था, आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पॉइंट नंबर है 18 और इनवॉइस इशू किया हमने पार्टी को। इनवॉइस का मतलब बिल। इनवॉइस इशू किया है और जो चालान हमने बनाया था, ये भी मैंने आपको चालान बताया, उसके अगेंस्ट में इनवॉइस इशू किया। 31 जुलाई को इशू कर दिया, मतलब 31 तारीख को ही आप इशू कर रहे हो। इनवॉइस नंबर दे रखा है और एक लाइन दे रखी है कि एडजस्ट एडवांस रिसिप्ट अगेंस्ट इनवॉइस इन द सेम मंथ, यानी एडवांस भी आपका सेम मंथ में ही आया था और इनवॉइस भी सेम मंथ में ही आ रहा है, तो डबल टैक्स तो नहीं लगेगा कि भाई एडवांस पे भी टैक्स लगेगा और इनवॉइस पे भी लगेगा, अब तो पूरी बिल वैल्यू पे ही लगेगा। तो देखिए ये कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, देखते हैं अपन। आपको इससे पहले ये एंट्री से पहले मैं आपको जीएसटीआर 1 और 3 भी दिखा देता हूँ। डीओजी 1, ये जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में आप देख सकते हैं 50,000 रुपए एडवांस में दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी कहीं पर भी यहाँ नहीं नजर आ रही है क्योंकि आपने टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज करने की एंट्री नहीं की। जबकि जीएसटीआर 3B में भी आप देख सकते हैं 50,000 रुपीज आपको एडवांस के दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ हमने कल भी बात किया था कि यहाँ पर जो हमें जो टैक्स लाइबिलिटी दिखानी चाहिए थी आउटवर्ड सप्लाई में, वो नहीं दिख रही है क्योंकि हमने कोई एंट्री नहीं किया, राइट। इसलिए नहीं किया क्योंकि हाँ, मैं ये एंट्री आपकी महीने के एंड में ही होगी, क्योंकि अगर उस महीने में बिल नहीं बनता, इनवॉइस नहीं बनता, तो उस केस में आपको अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी होती है। लेकिन यहाँ तो सेम मंथ में इनवॉइस बन रहा है तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, F8। सेल्स में एंट्री होगी आइटम इनवॉइस के अंदर 31 जुलाई की, राइट। अब देखिए यहाँ पार्टी ले लेते हैं यूएन मशीनरीज और ये चालान नंबर आपका, ये 1 नंबर का चालान जो डिलीवरी नोट था, और एंड ऑफ लिस्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऑटोमेटिक वो आइटम पिक कर लेगा आपका वॉशिंग मशीन और आपका टेलीविजन, ठीक है। और आपको इनकी टोटल के बाद यहाँ पर टैक्स जोड़ना है। अब देखिए यूएन मशीनरी कहाँ की पार्टी है, ये भी उदयपुर की पार्टी है और आप भी उदयपुर के, तो ये CGST और ये HGST सॉफ्टवेयर खुद ले लेगा। इनवॉइस के अंदर टैक्स जोड़ा जाता है, बिल के अंदर टैक्स जोड़ा जाता है, चालान या ऑर्डर में टैक्स नहीं जोड़ा जाता। ओके, तो टैक्स आपको इनवॉइस में जोड़ना है क्योंकि पार्टी रजिस्टर्ड है, एक रेगुलर टैक्स पेयर है, उसको आप, सॉरी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं भी होगी तो भी आप टैक्स जोड़ोगे क्योंकि यह सेल इनवॉइस आप बनाते हैं और आपने सेल की और आप तो रजिस्टर्ड हो तो आपको तो टैक्स लेना ही है। सामने वाला टैक्स में वो रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे केस में हमने यहाँ पर टैक्स जोड़ दिया इनवॉइस के अंदर और हम इसे सेव करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये मैंने सेव कर दिया लेकिन उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बिल रेफरेंस वगैरह। मैं वापस पेज अप कर रहा हूँ। एक ऑप्शन होता है यहाँ से F12 के अंदर, F12 के अंदर एक ऑप्शन होता है यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन, इसे नो करना है। यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसे नो करना है। नोट करिएगा, सेल इनवॉइस बनाते वक्त जब आप सेल बिल पर है तो आपको यहाँ पर यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन को नो रखना है। सेव कर देते हैं। अब क्या होगा कि जब आपने सारे टैक्स वैक्स जोड़ के आप लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर जैसे ही आप ये अमाउंट पर एंटर मारेंगे तो आपसे ये बिल वाइज ब्रेकअप पूछेगा। बिल ब्रेकअप जब पूछेगा तो आपको न्यू रेफरेंस, ये बिल नंबर डाल देना है आपका AI/001/1718। ओके, और ये अमाउंट ले लेना है, पूरा का पूरा ही लेना है अमाउंट आपको। ले देखिए अब इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। न्यू रेफरेंस और आपको ये यहाँ पर पूरा अमाउंट नहीं लेना है, इसमें से वो 50,000 रुपए माइनस करना है। तो पहले न्यू रेफरेंस की बजाय आप क्या करो, एडवांस ले लें, आप सॉरी अगेंस्ट रेफरेंस ले लो। वापस पीछे जा रहा हूं मैं। टोटल बिल कितने का बन रहा है, 10,26,560 रुपए। सबसे पहले हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना है और अगेंस्ट में हमें इस एडवांस को कैंसिल करना है, 50,000 के एडवांस, ठीक है। और यहाँ 50,000 लिख देना है। ये एडवांस को एडजस्ट किया जा रहा है और अब न्यू रेफरेंस लेना है और अब आपको पूरा बिल वैल्यू लेना है AI/001
ऑब्लिक 1718, ये आपका रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इनवॉइस बन जाएगा। ये न्यू रेफरेंस ले लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान दीजिएगा। F12 के अंदर यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन को नो करना है। उसके बाद यहाँ आपको एक तो एडवांस को कैंसिल करने के लिए अगेंस्ट रेफरेंस में जाके एडवांस ले लेना है ये 50,000, और उसके बाद न्यू रेफरेंस में आपको ये आपका बिल नंबर डालते हुए ये आपको अमाउंट ले लेना है। ओके, और आपको अब सेव कर देना है। देखते हैं अब क्या आपको पोजीशन दिखता है जीएसटी के रिपोर्ट्स में। सबसे पहले चलते हैं जीएसटीआर 1 पर। जीएसटीआर 1 में आप देखिए जो एडवांस था ना वो यहाँ से हट गया, आप देखिए 50,000 दिख रहा था, हट गया। लेकिन ये पूरा का पूरा इनवॉइस आपको B2B में आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन नहीं आया क्योंकि ये इनवॉइस आपको कहाँ नजर आ रहा है, इनकम्प्लीट में आ गया है। देखिए इनकम्प्लीट या मिसमैच में आ रहा है ये एक नंबर। चलते हैं इसमें। जब मैंने बिल्कुल लास्ट में गया तो ये मेरे को इनकम्प्लीट इसलिए बता रहा है कि जो जीएसटी नंबर है पार्टी के वो रॉन्ग बता रहा है, तो मैं तो भी एक्सेप्ट कर देता हूँ इसको। अब वो इनकम्प्लीट से कंप्लीट रिकॉर्ड में चला गया और आप ये देख सकते हैं टोटल मिलाकर B2B इनवॉइस में आ गया। 8,02,000 रुपए का प्रोडक्ट था, टैक्सेबल वैल्यू थी जिसपे 2,24,560 का टैक्स बन रहा है। पूरे के पूरे बिल का टैक्स यहाँ आ गया, तो फिर एडवांस अलग से यहाँ नहीं शो होगा, वो एडवांस आपने एडजस्ट करा दिया। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हेन यू रिसीव एनी एडवांस अगेंस्ट एनी सप्लाई। ठीक है, जो फ्यूचर में आपको सप्लाई देनी है उसके अगेंस्ट में कोई भी आप एडवांस रिसीव करते हैं, अगर सेम मंथ में इनवॉइस आ जाता है तो आपको इनवॉइस के साथ एडवांस को एडजस्ट करा देना, तो एडवांस ऑटोमेटिक आपकी रिपोर्ट में से हट जाएगा और पूरी की पूरी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ आ जाएगी बिल के अंदर। देखिए टेक्निकली रॉन्ग हो जाता अगर आपने बिल में भी पूरा टैक्स ले रहे हो और एडवांस में भी 50,000 का आप टैक्स इंक्लूड करा रहे हो, तो वो तो गलत हो जाता। तो इस वजह से हम लोगों ने इसके ऊपर एडवांस को यहाँ पर एडजस्ट कराया इनवॉइस के अगेंस्ट में, सप्लाई के अगेंस्ट में। ठीक है, अगर सेम मंथ में होता है। आगे ऐसा केस भी आएगा जब सेम मंथ में इनवॉइस नहीं बन रहा है या सप्लाई नहीं हो रही है, तो उस केस में अपने को क्या करना होगा, फिर अगले महीने जब इनवॉइस बन जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल में ये ध्यान देना कि हमने जो एडवांस रिसीव किया था उसके अगेंस्ट में हमें अगर सप्लाई विद इन मंथ सेम मंथ हमें रिसीव होती है तो फिर वो एडवांस को हमें उस बिल के साथ एडजस्ट करा देना, और उसके ऊपर डबल टैक्सेशन लगने से बच जाता है। 2 बार टैक्स नहीं लगता है, सिर्फ एक ही बार टैक्स लगता है। ओके, ये जीएसटीआर 3B में भी सेम टू सेम हुआ होगा। आप देखिए यहाँ से जो एडवांस था वो हट गया, एडवांस रिसिप्ट हट गया, और ये लाइबिलिटी यहाँ आकर आपकी ऐड हो गई होगी आउटवर्ड सप्लाई में। ये देखिए 2,24,000 रुपए की आउटवर्ड सप्लाई में आपको टैक्स लाइबिलिटी नजर आ रही है। ओके, सो दिस इज द सेल इनवॉइस। अब देखिए अगर मान लो ये भी है कि जैसे मैंने सेल इनवॉइस बनाया, मुझे इसको प्रिंट निकालना है, सेल बिल देना पार्टी को, तो मैं टैली से ही प्रिंट दे सकता हूँ, मुझे मैनुअल इनवॉइस अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। ये जो आपका सेल की एंट्री हुई है यहीं से आप प्रिंट करिए, इसको अल्टर पी करिए और आप देखिए आप प्रिंट आउट निकालेंगे, आप जूम करिए इसको, ये आपका प्रिंट आउट जाएगा सामने वाली पार्टी को, मतलब ऐसा प्रिंट निकलेगा, आपको दे देना A4 साइज के ऊपर जिसमें सब चीजें क्लियरली मेंशन होगी, आपका आपका नाम, एड्रेस, जिस नंबर, टैक्स इनवॉइस हेडिंग आ जाएगा, आपका पार्टी बायर का पूरा नाम, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका जो आपका क्या कहते हैं जीएसटी नंबर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल आ जाएगी, HSN वगैरह आ जाएंगे, क्वांटिटी, रेट वगैरह सारी चीजें, टैक्सेस आ जाएंगे। उसके अलावा चालान अगर बना तो चालान नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर था तो ऑर्डर नंबर भी आ जाएगा इसमें। और भी आपने वो डिटेल डाली, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर या डिस्पैच थ्रू या डेस्टिनेशन या टर्म ऑफ डिलीवरी, वो सारी चीजें यहाँ फुलफिल होकर आ जाती है। उसके बाद आप देखिए इसमें नीचे यहाँ पर जो यहाँ देखिए टोटल CGST HGST तो बता रहा है कि 1,12,280 रुपए, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किस रेट से और किस HSN पर ही लगा है। तो आप देखिए इसका ब्यौरा यहाँ दे रखा होता है हमेशा, ये सेल इनवॉइस में आपको टैक्स रिपोर्ट आती है अलग से। इसमें ये देखिए 2 HSN नंबर का गुड्स है, ये दोनों का HSN नंबर डाला हुआ है, इनकी वैल्यूज दे रखी है और इन पे कितना कितना % CGST HGST बन रहा है वो यहाँ पर अमाउंट बताया गया है। इसकी टोटल भी यही टोटल होगी जो इन दोनों की टोटल होगी। तो ये पूरा टैक्स का ब्यौरा इसमें आपने दिया है पार्टी को। आप इसे प्रिंट निकाले, अपना साइन सील लगा के पार्टी को दे सकते हैं। तो ये इनवॉइस होता है, टैक्स इनवॉइस कहते हैं इसको।
जब कोई बिल के अंदर टैक्स जोड़ा जाता है तो उसे टैक्स इनवॉइस कहा जाता है, लेकिन जब कोई बिल में टैक्स नहीं जोड़ा जाता है तो उसे बिल ऑफ सप्लाई कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहा जाता है? बिल ऑफ सप्लाई। जैसे कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर बिल इश्यू करेगा तो उसे बिल ऑफ सप्लाई कहेंगे, क्योंकि वो टैक्स नहीं जोड़ सकता, वो टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन एक रेगुलर टैक्स पेयर जब किसी टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट में टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, मतलब एक बिल देगा, तो उसे टैक्स इनवॉइस कहा जाएगा, क्योंकि उसे टैक्स लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन रेगुलर टैक्स पेयर अगर कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता है तो फिर वो भी बिल ऑफ सप्लाई देगा, क्योंकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई में तो कोई टैक्स जुड़ेगा ही नहीं, राइट। तो ये जो बिल होता है ना, आप किसी भी गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में देते हैं, तो वो या तो बिल ऑफ सप्लाई होता है या टैक्स इनवॉइस होता है। टैक्स इनवॉइस तब होता है जब टैक्स जुड़ा हुआ होता है, और बिल ऑफ सप्लाई तब होता है जब टैक्स का मैटर नहीं होता है। ठीक है, ये आपका सेल की एंट्री हो गई। और इसके जस्ट बाद हम लोगों को ये सेल्स इनवॉइस बना लिया हम लोगों ने, सेल इनवॉइस कंप्लीटली, और इसमें हमने एडवांस को एडजस्ट करा लिया। और अब हमें जैसे देखिए, ये हमारा सेल इनवॉइस बना 10,26,560 रुपए से, इसमें से 50,000 एडवांस मिला हुआ है, तो मतलब बाकी जो बचा है 9 लाख समथिंग समथिंग, तो वो अमाउंट ये पार्टी हमें क्लियर कर रही है। कैसे कर रही है क्लियर, देखते हैं। एंट्री नंबर 19, यूएन मशीनरीज फुल पेमेंट कर रही है आपको अपने इनवॉइस के अगेंस्ट में, आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस। एडवांस को एडजस्ट मतलब एडवांस जो है वो डिडक्ट कर लेगी। 31 जुलाई को चेक नंबर भी दे रखा है यहाँ पर, और ये जो चेक दिया है इन्होंने आईसीसी बैंक का दिया है, जो कि आपने सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कराना है। ये रिसिप्ट में एंट्री है, एक नॉर्मल रिसिप्ट है, F6 में एंट्री करेंगे आप, और ये 31 तारीख को ही आपका पेमेंट हो रहा है। अब देखिए, ये नेचर ऑफ रिसिप्ट जो आता है ना साइड में, नेचर ऑफ रिसिप्ट तब लेना होता है जब कोई एडवांस रिसीव होता है, ध्यान देना, या किसी एडवांस रिसीव का आप वापस पेमेंट रिफंड कर रहे होते हैं किसी एडवांस पेमेंट। तो नेचर ऑफ रिसिप्ट आपको यहाँ नहीं लेना, एक नॉर्मल रिसिप्ट की एंट्री है। नॉर्मल रिसिप्ट की एंट्री का मतलब है कि ये जो पार्टी है ना यूएन मशीनरी, क्रेडिट करो इसे। कितना पैसा बाकी है देखिए, इससे कितना पैसा लेना है आपको, ये देखिए यहाँ पर इसका अमाउंट दे रखा है 9,76,560, तो 9,76,560। जैसे ही आप इस पर एंटर मारेंगे, ये बिल ब्रेकअप पूछता है आपको। ये क्यों पूछता है? क्योंकि आपने F11 F12 के अंदर डिफॉल्ट बिल एलोकेशन को नो कर दिया, तो आप पूछेगा। वो यस करते हैं तो आपको नहीं पूछ रहा था, लेकिन नो करेंगे तो अब आपसे पूछेगा कि भैया करना क्या है। तो मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि जब कोई एडवांस मिलता है तो एडवांस ले लीजिए। जब किसी सेल के अगेंस्ट में, सेल या परचेज के अगेंस्ट में आप लेन देन कर रहे हो, मतलब पेमेंट कर रहे हो या रिसिप्ट कर रहे हो, तो अगेंस्ट रेफरेंस करिए। जब कोई सेल या परचेज हो रही तो न्यू रेफरेंस करिए। और जब कोई स्पेसिफिकेशन देना नहीं है आपको कि नहीं, मेरे को नहीं बताना कि मैं कैसे कर रहा हूँ रेफरेंस, तो फिर ऑन अकाउंट ले लीजिए आप। तो ये अभी मेरा ये जो पैसा है ना, वो एक बिल के अगेंस्ट में मेरे को रिसीव हो रहा है, तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। ये वो बिल का डिटेल बता देगा कि भैया ये वो बिल है जो पेंडिंग है। बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करिए और आगे बढ़ जाइए। और डेबिट में आपको जिस बैंक में आप ये पैसा लेने जा रहे हैं वो बैंक ले लीजिए, सेंट्रल बैंक में आप ये अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। ओके, और यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर आप चाहें तो डाल दीजिए, जैसे जो आपके पास चेक आया है उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दीजिए आप, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर है। और सामने वाली पार्टी के बैंक को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पर, स्पेसिफाई बैंक नेम में जाके आईसीआईसी बैंक, ताकि याद रहे कि इस बैंक का चेक था। ओके, और ये आप ट्रांजेक्शन सेव कर दीजिए। ये पार्टी का हिसाब क्लियर, जीरो हो गया इस पार्टी का बैलेंस। तो देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो तो जो मैंने लास्ट क्लास लिया था और जो आज की क्लास है, वो सारा का सारा एक ट्रांजेक्शन, एक पूरा ट्रांजेक्शन का चेन चला। आपको समझाता हूँ चेन कैसे चला। सबसे पहले हमने सेल ऑर्डर रिसीव हुआ पार्टी से हमें, मतलब ये पार्टी था जिसने मुझे वॉशिंग मशीन और टेलीविजन के लिए ऑर्डर दिया, 8,02,000 रुपए का माल था, तो मैंने सेल्स ऑर्डर में एंट्री कर दिया। पार्टी ने सेल ऑर्डर के साथ मुझे 50,000 रुपए एडवांस दे दिए, तो मैंने एडवांस रिसिप्ट की एंट्री कर दी। फिर क्या हुआ, फिर हमने पार्टी को माल भेजा, तो फिर मैंने चालान की एंट्री कर दी डिलीवरी नोट में, डिलीवरी नोट वाउचर के अंदर चालान बनाया, सेल्स चालान। फिर जब मैंने माल भेज दिया, उसके बाद पार्टी ने बोला कि आप बिल भेज दीजिए, तब मैंने इनवॉइस बनाकर भेजा, टैक्स इनवॉइस बनाया, तो मैंने सेल्स की एंट्री की, टैक्स इनवॉइस की। और टैक्स इनवॉइस में मैंने उस एडवांस को वापस एडजस्ट करा दिया जो मैंने पहले रिसीव किया था।
अब रिमेनिंग अमाउंट जो बचा था 9,76,000 के आसपास, उस अमाउंट को आपने अब पार्टी ने अपना क्लियर करा दिया, यानी पैसा आपको रिसीव हो गया। तो ये पूरा एक चेन चला, जिसमें सेल ऑर्डर, एडवांस रिसिप्ट, डिलीवरी नोट, सेल्स और रिसिप्ट की एंट्रीज हुई। तो ये पांचों ट्रांजेक्शन एक ही चेन पर चले हैं। तो ये होता है नॉर्मली बिजनेस के अंदर। तो ये रिसिप्ट की एंट्री आपने कर दी, और अब आप अपनी बैलेंस शीट को चेक करिए। तो आपकी जो बैलेंस शीट है, और इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन के बाद आपकी देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस अब जो है ना, वो आपका जो आईटीसी बहुत ज्यादा बता रहा था वो कम हो गया, क्योंकि आज जो सेल की एंट्री हुई है उसमें 2 लाख से ऊपर का टैक्स लाइबिलिटी आया। तो टैक्स लाइबिलिटी आने से जो आपका 8 साढ़े 8 लाख रुपए के आसपास की आईटीसी थी वो रिड्यूस हो गई, 6,63,000 के आसपास बच गई है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका कम हुआ होगा क्योंकि सेल किया आपने, माल गया आपका आज। ठीक है, आपकी इनपुट क्रेडिट भी कम हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट यहाँ पर सेल की वजह से हो सकता है इंक्रीज हुआ, तो ये प्रॉफिट दिख रहा है आपको। ये आपकी फिगर्स हैं, 56,06,906.82 रुपीज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट आज की एंट्री के बाद। अब तक हमने टोटल मिलाकर 19 एंट्रीज यानी 19 पॉइंट तक क्लियर कर दिया इस प्रोजेक्ट को। तो इन 19 पॉइंट्स के बाद की ये स्थिति है आपकी, और इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ इसको, और